नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, लेकिन अब झारखंड में भी चुनाव का बिगुल कहे या फिर चुनावी मैदान में अब मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। 13 मई को यहां झारखंड के पहले चरण का चुनाव होगा। देश का चौथे चरण का ये चुनाव होगा और झारखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं जिसमें दंगल होगा। मतदाता अपने मनचाहे प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। उनमें खूंटी है, लोहरदगा है, पलामू है और सिंहभूम है। इन चारों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। किस तरह की फाइट होगी? क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर आमने सामने का मुकाबला नजर आएगा? कई सीट ऐसी है जिसमें नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। वहां पर क्या कोई निर्दलीय दोनों के आमने सामने को मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाता हुआ या त्रिकोणीय बनाता हुआ नजर आएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। ये सीट है सिंहभूम की सीट। सिंहभूम की सीट इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि यहां से पिछली बार कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी ने इन्हें वहां से टिकट दिया। गीता कोड़ा जो हो समुदाय से आती हैं और सिंहभूम का जो इलाका है वो हो समुदाय बहुल इलाका है, तो ऐसे में एक फेवर इनके तरफ वो नजर आता है। इसके अपोजिट जो जेएमएम और इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट हैं वो जोबा माझी हैं। अब जोबा माझी चूंकि मंत्री भी रह चुकी हैं झारखंड सरकार में, वो कितना अपना दमखम लगाती हैं। और तीसरे यहाँ सिंह चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बना पाते हैं? अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना पा रहे हैं तो किस कैंडिडेट के वोट को वो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे सहयोगी रंजन से। रंजन जी, ये जो सिंहभूम की सीट है ये बेहद चर्चा में रही, बेहद खास रही और गीता कोड़ा यहां से चुनावी ताल ठोक रही हैं और उनके अपोजिट जोबा माझी हैं। यहां का मुकाबला कितना दिलचस्प और किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ कांटे का मुकाबला है और 2 महिलाओं के बीच ये मुकाबला है। मतलब ऑलमोस्ट ये तय मानकर चलिए कि अगर चित्रसेन सिंकू कोई करिश्मा नहीं करते हैं तो सिंहभूम को जो है एक बार फिर से महिला सांसद ही मिलने जा रही है। पिछले बार भी गीता कोड़ा ही यहाँ से सांसद बनी थी। यहाँ पर एक जो खास बात है, अगर सिंहभूम सीट की हम बात करें तो यहाँ महिला वोटर्स की संख्या जो है वो पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। तो ये चीज भी एक खास बनाते हैं इस सीट को, सिंहभूम की सीट को। और ये सीट इसलिए भी खास है और पूरे देश की नजर इस सीट पर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी पिछली बार थी, जो कि जीती भी थी चुनाव, गीता कोड़ा, उन्होंने अपना पाला बदला है और वो बीजेपी में शामिल हो गई है। और सामने जो है वो जेएमएम ने कद्दावर जो है उम्मीदवार उतारा है जोबा माझी को। ये इसलिए भी दिलचस्प होता है ये चुनाव कि मुझे लगता है कि लगभग 25 सालों के बाद जेएमएम सिंहभूम में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये भी एक चीज जो है वो आपको दिखता है इस चुनाव में। अगर हम बात करें इस सिंहभूम सीट की तो जैसा आपने शुरुआत में ही कह दिया कि यहाँ पर जो है हो कम्युनिटी के वोटर्स जो है ज्यादा हैं। अगर आप सिंहभूम सीट पर जाएं तो यहाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वोटर हैं वो ऑलमोस्ट 62% के आसपास हैं। और इन 62% में कहा यह जाता है कि अगर आप ट्राइबल्स वोटर्स का एक रेशियो निकालें, प्रतिशत निकालें, तो लगभग 56% जो है वो वोटर्स हो जाते हैं, मतलब आधे से ज्यादा। तो और गीता कोड़ा जो है वो कम्युनिटी से हैं, तो वो इस चुनाव पर जो है अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं अगर वो वोटर्स का पूरा साथ उन्हें मिलता है तो क्या ऐसा होता है? और देखिए, जो चाईबासा का आप इतिहास देखने जाएं, सिंहभूम का इतिहास अगर आप देखने जाएं, जो लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो चुनाव हुए हैं वहां पर वो जो प्रत्याशी होता है वही सांसद बनता है। सिर्फ एक बार जो है 1991 में कृष्णा मार्डी जो है वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे और वो संथाल हैं। और दिलचस्प ये है कि कृष्णा मार्डी इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम उलगुलान के टिकट पर, तो वो भी चुनाव मैदान में है। दूसरी तरफ चित्रसेन सिंकू है जो कि 1996 में बीजेपी के टिकट पर सिंहभूम से सांसद बने थे और वो प्रत्याशी हैं। तो अब देखना यह है कि चित्रसेन सिंकू
गीता कोड़ा का कितना नुकसान करते हैं और कृष्णा मार्डी जो है वो जोबा मांझी का कितना नुकसान कर पाते हैं। तो ये जो प्रयोग किया है जेएमएम ने, जोबा मांझी को टिकट दिया है, एक संताली कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया है, इस उम्मीद में कि मार्डी की तरह ये भी करिश्मा कर लें, लेकिन ये कितना फैसला, कितना इसे प्रैक्टिकल, प्रायोगिक या घातक क्या कह सकते हैं? देखिए, जब आप पहले फैसला लेते हैं तो आप एक योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। अब वो कितना सफल होता है ये जिस दिन चुनाव परिणाम आता है उस दिन पता चलता है। अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो आपको लगता है कि मेरा प्रयोग बिल्कुल सही था, और अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है तब आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हो प्रत्याशी जेएमएम के पास भी थे। तो इस लिहाज से आप देखें तो वो बातें दिखती हैं और ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, जोबा मांझी एक दमदार और सशक्त कैंडिडेट हैं। वो 4 बार मंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की विधायक हैं, लगातार जो है वो आपको मनोहरपुर से चुनाव जीतते रही हैं। 2009 की बात अगर हम छोड़ दें तब, तो उनकी एक व्यक्तिगत पहचान जो है वो मनोहरपुर विधानसभा के अंतर्गत तो आती है। देखिए, एक बात और इस सिंहभूम के चुनाव को खास बना रहा है कि ये जो है इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला, वो भी इसी के अंतर्गत आता है और इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जो चंपाई सोरेन का इंपैक्ट या प्रभाव कितना है और वो यहां पर अपने प्रत्याशी को कितनी लीड दिला सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये देखते हुए कि लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर सरायकेला ने बीजेपी का साथ दिया है। अगर आप पिछली बार की भी बात कर लें तो पिछली बार बीजेपी जो यहां पर 6 विधानसभा है सिंहभूम में, उसमें से एकमात्र सरायकेला में ही 63,000 वोटों से आगे थी। अगर आप इससे पीछे जाएं तो 2009 में भी जाएं तब भी बीजेपी को यहां से 54,000 वोट मिले थे। 2014 में जाएं तब भी बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा जो है 1,14,000 वोट जो है वो मिले थे। तो यहां पर बीजेपी का वोट जो है लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन इन मौकों पर जिनकी मैंने अभी चर्चा की तब जेएमएम का कैंडिडेट नहीं होता था। तो अब यह देखना है कि इस बार जेएमएम का कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री सीएम चंपाई सोरेन है, तो वो सरायकेला में किस तरह का जेएमएम का प्रदर्शन होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है। तो जो जेएमएम का ध्यान होगा वो ये होगा कि वो सरायकेला में बीजेपी को लीड न लेने दे, या अगर लीड हो भी तो वो छोटी लीड हो। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करती हैं तो मझगांव विधानसभा जो है वो एक ऐसा विधानसभा है जहां पर बीजेपी पिछड़ जाता है। अगर आप 2019 में ही देखें तो मझगांव में लगभग 59,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी पिछड़ा था। और आपको यह भी बता दूं कि मझगांव वो सीट है जहां पर 2014 के विधानसभा में जब गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से लड़ रही थी तब मधु कोड़ा जो है वो मझगांव से लड़े थे और मधु कोड़ा वो चुनाव हार गए थे। तो इसलिए ये सीट पर जो है बीजेपी की नजर है और उसकी कोशिश होगी कि मझगांव में जो आपको कोड़ा दंपत्ति का एक अपना प्रभाव है और प्लस बीजेपी का वोट जोड़कर जो है वो यहां पर जेएमएम को बड़ी लीड लेने से रोके। देखिए, चाईबासा में दीपक बरुआ जो कि वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो उनकी सीट है, तो उनके लिए भी जो है वो एक प्रतिष्ठा का सवाल होगा और उनकी भी कोशिश होगी कि वो अपने विधानसभा से जो है जेएमएम को पिछड़ने न दे, जोबा मांझी को लीड दिलाएं। मनोहरपुर में खुद जोबा मांझी जो है वो विधायक है। तो अगर आप विधानसभा के अनुसार देखें तो इंडिया गठबंधन मजबूत दिखता है, इंडिया गठबंधन आपको मजबूत दिखता है। लेकिन आप अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से जाएं और जब सिलसिलेवार आप विश्लेषण करते हैं तो आप देखिए बीजेपी का बहुत प्लान जो है सीधा है। बीजेपी को लगता है कि पिछली बार 41% वोट जो उसे मिले थे उसमें वो उसके अपने वोट थे।
3 बार यहां से बीजेपी का सांसद रहा है सिंहभूम से, तो उसे लगता है कि हमारा एक बेस तो यहां पर है, 40%, 38% ये बेस तो है। अब इसमें जो गीता कोड़ा है वो कितना अपना इंडिविजुअल ऐड करती हैं। अगर वो ऐड कर लेती हैं तो पिछली बार भी जो हार जीत का फासला था वो 8% का था। अगर आप 5% मत भी जो है वो अपनी तरफ कर लेते हैं तो मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा और फिर उसमें जीत किसी को भी मिल सकती है। तो अब इसमें देखना है कि गीता कोड़ा इसमें कितना ऐड ऑन कर सकती है। देखिए, बीजेपी ने तो ये सोचकर गीता कोड़ा को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया होगा कि उसके जो 35 से 40% वोट उसके अपने और उसमें 15% वोट जो है वो कोड़ा फैमिली की वजह से इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका वो जो 50% का एक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो जेएमएम है वो इस बात से उत्साहित है कि जो 6 विधानसभा है सारे 6 में इंडिया गठबंधन का कब्जा है विधानसभा चुनाव में, और जिसमें से 5 पर जो है जेएमएम के विधायक हैं, तो उसका हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है और वो चाहता है कि 2019 के विधानसभा में जो उसने प्रदर्शन किया था उसे वो रिपीट करे और जो है एक जीत हासिल करे, क्योंकि सिंहभूम सीट जो है वो एक नाक की सीट तो बन गई है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जेएमएम के कैंडिडेट थे, तब भी जो है वो सिंहभूम में प्रचार करने के लिए गए, जो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन ने भी सिंहभूम की सीट को नाक का सवाल बनाया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंहभूम जाते हैं, मतलब बीजेपी भी इस सीट को पूरी गंभीरता से ले रहा है और वो चाहता है कि ये सीट उसके पास रहे, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव झारखंड में हुए थे 14 सीटों पर, उसमें सिंहभूम और राजमहल 2 ही सीट ऐसे रह गए थे जहां बीजेपी जीत नहीं सकी थी। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि सिंहभूम की सीट पर कब्जा जमाया जाए। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम सभी सिंहभूम में कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत कैलकुलेशन, क्योंकि चुनाव भी पूरा कैलकुलेशन के साथ ही जब प्रत्याशी बनाए जाते हैं, प्रत्याशियों की घोषणा होती है, सीटों का बंटवारा होता है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा मैथ होता है, इसमें पूरा कैलकुलेशन होता है और दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन किया है और दोनों अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी मार्डी की बात आपने की है और सिंकू हैं, उनकी बात आपने की है, तो ये दोनों के खड़े होने से दोनों के वोटों में अंतर तो आएगा, जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बटेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जीत हार में कितना बदल सकता है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो अभी विनिंग लग रहे हैं, लेकिन अगर ये चारों में वोट बटते हैं तो किस तरह फिर रिजल्ट आ सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता बहुत कुछ। जैसा मैंने कहा कि ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, वो थोड़ा पोलराइज्ड चुनाव मुझे दिख रहा है, बाइपोलर इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। मतलब यहां पर जो जनता को भी पता है कि उसे किसे वोट देना है, वो आमने सामने की लड़ाई को जो है ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं सभी पार्टी के वो भी एक पक्ष पर लेकर खड़ा हो गए हैं कि अगर उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद है तो वो जो है बीजेपी को वोट करते हैं या उसके सहयोगी पार्टियों को वोट करते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो ज्यादातर वोटर्स जो है इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनकी की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है और जब वो खड़े होते हैं तो वो चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। और देखिए, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वो किसी एक दल का वोट काटे ऐसा नहीं होता, वो दोनों तरफ के वोट काटते हैं। ये अब उसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि वो किसके पक्ष के ज्यादा वोट काटते हैं। तो जिस पक्ष के ज्यादा वोट कटे उसको जो है थोड़ा नुकसान होता है। जैसा मैंने कहा कि अगर चित्रसेन सिंकू जो हैं वो हो कम्युनिटी के हैं, अगर वो हो कम्युनिटी के वोट में सेंधमारी कर पाए, झापा वहां ताकत से लड़ सका, चूंकि झापा का एक इतिहास रहा था सिंहभूम में, और अगर आप देखिएगा तो 1957 से 1971 तक 4 बार झापा ही वहां पर जीता है। तो वो झारखंड पार्टी की सीट रही थी ट्रेडिशनली जब उस समय की बात करें। लेकिन
अब जो है बहुत सारा वक्त निकल गया है, राजनीति बदल गई है, समय बदल गया है, उसका भी असर होता है। तो झापा वहां कितनी ताकत से लड़ता है और कितनी ताकत झोंकता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो लोगों को कितना कन्विंस कर पाता है कि वो जीतने के दौड़ में शामिल है। क्योंकि देखिए ज्यादातर वोटर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जिन दो के बीच मुकाबला हो रहा है आप उसे ही वोट दें। इसीलिए देखिएगा कि चुनाव के पहले हर दल जो है ये कहने की कोशिश करता है कि वो मुख्य मुकाबले में है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहता है तो जो उसके समर्थक वोटर्स हैं वो कहीं और न जाकर उन्हें वोट करते हैं। तो इसकी कोशिश जो है वो सिंहभूम में भी हो रही है। लेकिन अब ये देखना है कि चित्रसेन सिंकू कितना वोट लेकर आ पाते हैं और उसमें हो वोटर्स में वो कितना डेंट मारते हैं। ये जेएमएम उस पर बड़ी नजर रख रहा होगा कि गीता कोड़ा के वोट में डेंट लगता है या नहीं। और अगर कृष्णा बारडी जेएमएम उलगुलान से लड़ रहे हैं, वो संथाली ट्राइबल के वोट में जो है कितना डेंट मार सकते हैं, ये देखना होगा। और या फिर ये भी देखना होगा कि जनता ने मन बना लिया है कि उसे जो है या तो मोदी को चुनना है या मोदी को नहीं चुनना है। इस तरह के खेमों में जब बट जाती है चीजें तो चुनाव मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बाइपोलर हो जाता है। अब देखना है कि सिंहभूम में क्या होता है, बहुकोणीय मुकाबला बनता है, ट्रायंगुलर बनता है, या आमने सामने की लड़ाई होती है। लेकिन जो भी होगा आसिया जी, सिंहभूम की लड़ाई बहुत नजदीकी लड़ाई है और हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, ये मुझे कम दिख रहा है। चलिए, तो अब ये दोनों सीटों का हमने आकलन किया है, पलामू और सिंहभूम। तो सिंहभूम की सीट काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर फाइट है। कौन जीतता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 13 मई को जो मुकाबला होने वाला है, जो चुनावी बिसात इतने दिनों से बिछाई जा रही है, उसमें मतदाता किसके फेवर में आते हैं और किसे मत करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और कौन प्रत्याशी जीत पाता है, क्योंकि ये सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ये सीट खुद कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए भी, क्योंकि उनका प्रत्याशी जब बीजेपी में जाता है, जो उनकी सांसद थी वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करती है और बीजेपी उन्हें टिकट देती है, तो ये प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए भी है, इंडिया गठबंधन के लिए भी है। जोबा मांझी यहाँ उनके कैंडिडेट हैं, वो कितना दम लगा पाती हैं और जनता को कितना रिझा पाती हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। क्या यहाँ पर जो अन्य दो खड़े हैं, मार्डी और सिंकू, वो यहाँ पर कितना दिलचस्प फाइट दे पाते हैं, और ये क्या परिणाम में कुछ उलटफेर होगा इनके मुकाबले में आने से, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।